मेरा मानना यह है कि अब पत्रकारिता के आलोक में नागरिक पत्रकारिता नहीं देखी जा सकती। पैराडाइम शिफ्ट हो चुका है और ये जब से इंटरनेट आया है तब से इसका संदर्भ एकदम अलग है। इसलिए जब आप नागरिक पत्रकारिता के कॉन्सेप्ट पर बात करेंगे तो वह इंटरनेट का संदर्भ सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ है। ये एक पहला महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु है। कारण क्या है कि प्रिंट टेक्नोलॉजी या प्रिंट रेवोल्यूशन के संदर्भ में जो नागरिक पत्रकारिता रही है वो रही है पेम्पलेट की। पर्चेबाजी जो होती थी वो नागरिक पत्रकारिता का हिस्सा थी एक जमाने में। तो अब हमारे यहाँ मुश्किल क्या है कि मीडिया की या विभिन्न किस्म के जो कम्युनिकेशन के मीडिया में उनको लिपिबद्ध करने की, उनके इतिहास बनाने की या लिखने की तो आदत है नहीं हम लोगों को। खाली यह है कि चूंकि पत्रकारिता पढ़ाई जाती थी तो पत्रकारिता का इतिहास हमने बना लिया। अब ये नई चीज आई है नागरिक पत्रकारिता। तो नागरिक पत्रकारिता की जड़ें वहां हैं जब आपके यहाँ पर्चेबाजी शुरू हुई। अमेरिका में जिन लोगों ने सिटीजन जर्नलिज्म की हिस्ट्री लिखी है उन्होंने इस चीज को हाईलाइट किया है खास तौर पर, और उन्होंने ये चीज रखी है कि शुरू में मतलब बिगनिंग में नागरिक पत्रकारिता जो है वो बड़े पैमाने पर पेम्पलेट के जरिए आई। तो ये बात मुझे महत्वपूर्ण लगती है। और तो हमारे यहाँ जो पेम्पलेट के जरिए जो चीजें आई हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अब ये थोड़ी सी हिस्ट्री की चीज है, खोजने की चीज है कि हमारे यहाँ पेम्पलेटबाजी कब से शुरू हुई। ये एक अपने आप में एक समस्या है और इतिहास जानना चाहिए इसका, क्योंकि वो एक तरह से जिसे कहें कि उन पहलुओं पर पर्चे जोड़ देते रहे जो मीडिया में नहीं आए। तो नया जो संदर्भ है वो इंटरनेट है, और इंटरनेट के संदर्भ में अगर हम सिटीजन जर्नलिज्म को परिभाषित करें तो ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा अच्छा होगा। और उससे एक बड़ा कैनवास बनेगा जो कि प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में उसका कैनवास बहुत छोटा बनता है। मैं ये भी कह रहा हूं इवन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के संदर्भ में उसका कैनवास बहुत छोटा बनता है। इंटरनेट के आने के बाद ये जो ओपन सोर्स जो सॉफ्टवेयर जिस तरह से आया उसने ये नागरिक पत्रकारिता की अपार संभावनाएं विकसित कर दी। ये नया जो शिफ्ट है ये शिफ्ट मीडिया के लिए और नागरिक पत्रकारिता के लिए तो खासतौर पर बहुत महत्वपूर्ण शिफ्ट है। तो ये कहें कि इस तरह से हम इसको देख सकते हैं कि पत्रकारिता असल में अब पत्रकारिता को भी नया पत्रकारिता अब कोई कहता नहीं, अब मीडिया कहा जाने लगा है। जैसे कि आपने ये भी बस देखी होगी कि अब कि प्रेस कमीशन बना था, अब जो है उसके बाद से मीडिया कमीशन वगैरह बनने बात हो रही है। तो पत्रकारिता इन द सेंस की एक उसमें जो भी परिवर्तन हुए हैं उसको ही लेकर पूरा ही है उसमें। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि यह जो है पर्चेबाजी से शुरू हुई है, और तब हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये बात दिख रही है कि जब अखबार कागज मतलब प्रिंट मीडिया जब था तब उसमें बहुत गुंजाइश, कुछ ऐसे स्वर थे जिनकी गुंजाइश नहीं रहती थी और उसको अभिव्यक्त करने के लिए लोग पर्चे निकालते थे। और ये शायद पैरेलल एक जर्नी रही होगी जो कि आज की तारीख में इंटरनेट और दूसरे जो प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया के, उनकी सुलभता के कारण ज्यादा एक अलग रूप में उपस्थित हुआ है। सही है। तो ये इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। तो अभी की तारीख में जो करैक्टर देखें तो एक तो ये है कि कहीं ना कहीं मेन स्ट्रीम जो मीडिया है उससे नाराजगी या उससे असंतोष के कारण ये स्पेस पैदा हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट की जो पत्रकारिता है या मीडिया है इसके प्रति असंतोष पहले भी था। ये कोई नई चीज नहीं है, वो पहले भी था। वो दिक्कत यहाँ नहीं है। दिक्कत ये हुई है कि ये जो मंदी आई, आप याद कीजिए 2007-8 की जो भयानक मंदी आई, उस मंदी ने एक क्राइसिस पैदा किया। उसके पहले जो एक घटना जिसने के सबसे ज्यादा प्रभावित किया वो 9/11 की घटना थी 2001 की। जो 9/11 की घटना थी उसने एकदम विस्फोट किया ये सिटीजन जर्नलिज्म का।
लोगों ने अपने अपने तरीके से चीजों को लिखना शुरू किया। उससे भी थोड़ा सा, मतलब मैं इस कैनवास को क्यों बड़ा करना चाहता हूं इंटरनेट के संदर्भ में, कि आप जब देखेंगे कि ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल का मतलब ये है कि आप एक बृहत्तर संभावना पैदा कर रहे हैं। उसमें ये जो व्यक्ति और पत्रकार, इनकी दो जो अलग आइडेंटिटी थी, ये अब दो आइडेंटिटी एक हो गई हैं। अब पहले ये था ना, मैं तो पत्रकार हूं, अब यहां हर आदमी पत्रकार है जो फेसबुक पे लिख रहा है। जो ब्लॉगर है वो सिटीजन जर्नलिज्म में, जो लोग मान लो भास्कर की खबर उन्होंने सेलेक्ट की और सेलेक्ट करके पेश कर दी अपनी टिप्पणी के साथ, ये है सिटीजन जर्नलिज्म का नया फॉर्म, जिसे के सारे जो नागरिक पत्रकारिता के जो जिन्होंने काम किया है वो इस पर इंफेसिस देते हैं कि ये भी एक फॉर्म है उसका, सिटीजन जर्नलिज्म का। तो आप देखेंगे तमाम किस्म के मीडियम में, खासतौर पर ट्विटर पर, इंटरनेट में, सोशल मीडिया के ये फेसबुक पर, इंस्टाग्राम में और तमाम जगहों पर वो चीज दिखाई देती है। दूसरी चीज जो है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे लगती है जिस पर कायदे से सोचना चाहिए हम लोगों को, वो ये कि इसमें एक वह रूप है जो कि हाँ, ये जो जहां आपने बात शुरू की थी उसमें मैं एक चीज और ऐड करना चाहता हूं। जैसे मैंने आपको कहा ना, मंदी वाला जो कारण था, थर्ड फैक्टर जिसने कि भारत में थोड़ा सा इसको प्रवाह पैदा किया, वो ये कोरोना काल में हजारों जर्नलिस्ट जो है वो बेरोजगार हो गए। यही जर्नलिस्ट जो कल तक अखबार में काम करते थे, टीवी में काम करते थे, सोशल मीडिया पर लिखने वालों को हेय दृष्टि से देखते थे और ये थर्ड ग्रेड काम समझते थे। अब आप सोचिए, जब वो किसी न्यूज चैनल में काम करता था तब वो इंटरनेट पर नहीं लिखता था। मैक्सिमम जर्नलिस्ट की यह हालत थी कि वो इंटरनेट पर लिखना अपनी प्रतिष्ठा के खिलाफ समझते थे। लेकिन जब नौकरी से निकाल दिए गए, इसीलिए मैंने शुरू में ये बात कही कि जो पैराडाइम शिफ्ट हो रहा है उसको एक अच्छे नागरिक को, एक अच्छे व्यक्ति को पहचानना चाहिए कि इंटरनेट आ रहा है, ये एक नया पैराडाइम है। इसमें एक नई भूमिका बन सकती है। मेरी ये भूमिका बन सकती है कि जैसे कोई जर्नलिस्ट है जो अभी सबसे ज्यादा जिसके वीडियो देखे जाते हैं, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, वही जर्नलिस्ट जब टीवी में था तो वो यूट्यूब चैनल उसने नहीं बनाया, क्योंकि वो उसकी प्रासंगिकता को समझ ही नहीं रहा था। हिंदी के, मतलब मैं अकेला सिंगल प्रोफेसर था जो कि डे 1 से, मैंने ब्लॉग पर भी मैंने लिखा, जब ब्लॉग आया तो मैंने ब्लॉग पर सबसे ज्यादा लिखा, खूब लिखा, कस के लिखा, क्योंकि वह हमारी, जिसे हम लोग नागरिक पत्रकारिता कहते हैं, उसका हिस्सा है ब्लॉगिंग। तो आप देखेंगे कि एक विस्फोट हुआ हिंदी में, तरह तरह के ब्लॉग आए, विभिन्न भाषा के, विभिन्न तरह के। तो अब ये नया एरिया है जो कि इंटरनेट ने खोला नागरिक के हस्तक्षेप का। इसमें एक वे लोग हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करते हैं, उनके भी ब्लॉग हैं। दूसरे वे लोग हैं जो कि सेमी इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क में काम करते हैं, मतलब पेशेवर तो हैं लेकिन वे किसी संस्था के साथ जुड़े हुए नहीं है। मतलब कल तक जो जर्नलिस्ट था वो अभी भी जर्नलिस्ट ही है ना, नौकरी वाली चली गई उसकी, तो वो पेशेवर तो है। अब वो उसका काम ये है कि वो उसने वेबसाइट बनाई है, उसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है, वो अपना ब्लॉग बनाया है, वगैरह वगैरह। तो ये सिटीजन जर्नलिज्म का जो नया जो दायरा खुला, उस दायरे को भारत के पत्रकार, मैं जानबूझ के कह रहा हूं, भारत के पत्रकार इसको पहचानने में असमर्थ रहे। ये बहुत बड़ा गैप था। जबकि अमेरिका में जो यंग लोग थे, उन्होंने इंटरनेट के आते ही इस चीज को पहचाना और उन्होंने उसे कैश किया, उसको उस पर लिखना शुरू किया। और उसमें जो सबसे बड़ी घटना थी जिसने कि सबसे ज्यादा कवरेज दिया, वो 9/11 की घटना थी, जिस पर के मीडिया से ज्यादा व्यापक कवरेज आया। सो ये जो इसके जो ग्रोथ का जो कारण है, हमारे यहां कारण क्या है, अगर यह आर्थिक तौर पर ये मीडिया तबाह नहीं होता, आप तय मान लीजिए कि 90% जर्नलिस्ट जो है, जो अभी इंटरनेट पर है, वो इंटरनेट पर नहीं आता, वो नागरिक पत्रकारिता की अहमियत नहीं समझता। मैं और आप समझ सकते हैं कि हम मीडिया पढ़ाते हैं, लेकिन जो मीडिया का प्रैक्टिशनर है,
वो ये जो पैराडाइम शिफ्ट है उसके अंदर ये चेतना ही नहीं थी कि ये पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, मुझे इसके अनुरूप अपने को कन्वर्ट करना है। बहुत कम जर्नलिस्ट थे जो इंटरनेट पर भी लिख रहे थे और टीवी में भी काम कर रहे थे, बहुत कम जर्नलिस्ट थे, गिनती के 2-4 लोग थे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मीडिया में ये एक पहली शर्त है कि आपके अंदर ये भांपने की शक्ति होनी चाहिए किधर शिफ्ट कर रहा है बड़ा। तो ये जो टेक्नोलॉजिकल शिफ्ट है इंटरनेट का, ये तो बहुत बड़ा शिफ्ट है। सेकंड चीज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि जो संस्थागत तौर पर नागरिक पत्रकारिता कर रहे हैं, नाम लेते हैं ना, वो फला जर्नलिस्ट बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा कर रहा है, वो टीवी में भी रह के बहुत अच्छा कर रहा है, ठीक फाइन। तो वहां उसकी स्थिति है कि उसके पास में जिसे कहें कि अर्ध स्वतंत्रता है। हम ये नहीं कह सकते कि वो सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं है, क्योंकि वो जेन्युइन इश्यूज पर वो रियल कवरेज दे रहा है, रियल टाइम में कवरेज दे रहा है। हम उसको उस रूप में रखेंगे, हम उसे आउट नहीं कर सकते क्योंकि वो टीवी में काम करता है इसलिए वो सिटीजन जर्नलिस्ट नहीं हो सकता। मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूं। दूसरी चीज ये कि वे लोग जो कि संस्था में नहीं है लेकिन पेशेवर है, तो वे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिहाज से, लेखनी के लिहाज से, कवरेज के लिहाज से वे संस्थानगत जो सीमाएं हैं या बंदिशें हैं उनसे वो रिलेटिवली फ्री हैं। इसमें ये दो तरह के लोग हैं, पहली चीज। दूसरी चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ये जो इसकी कोई संगठित जो है संरचना नहीं है सिटीजन जर्नलिज्म की, जैसे मीडिया की थी, पत्रकारिता की थी या और किसी की होती है। तो सिटीजन जर्नलिज्म की इन जनरल वैसी कोई ऑर्गेनाइज संरचना नहीं है। सिटीजन जर्नलिज्म के लिए आप कोई रूल्स नहीं बना सकते, आप कोई कानून नहीं है, आप उसमें आप चाहें तो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ उसका दमन भी कर सकते हैं, आप उसका विकास भी कर सकते हैं, दोनों ही स्थितियां हो सकती है। तो सिटीजन जर्नलिज्म को की ब्यूटी क्या है कि इसे आप नियम में बांध नहीं सकते। अगर आप मुझे बहुत ही अति सरलीकृत ढंग से इसे कहने के लिए कहें तो इसकी ब्यूटी है, जबकि पत्रकारिता की मुश्किल ये थी कि उसके पास में अपने कुछ एथिक्स थे, नियम थे, प्रेस के कानून थे, मीडिया के कानून थे जिनके तहत वो संचालित और निर्देशित होता रहा है। तो यहां एक बड़ी समस्या है कि ये नियमन के बाहर है। और क्यों बाहर है? क्योंकि ये इंटरनेट के साथ संप्रसारित हो रहा है। अब इसमें जरूरत किस बात की है? पहली चीज की जरूरत तो यह बिजली होनी चाहिए, दूसरा यह कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, नहीं तो स्मार्टफोन होना चाहिए। आपके पास में एक अच्छा जो है स्मार्टफोन हो तो आप अच्छे से डाउनलोड कर लेंगे, अपलोड कर लेंगे, आप अपनी बात कह देंगे। नहीं तो कंप्यूटर हो और सबसे बढ़िया हो कि आपके पास ब्रॉडबैंड का कनेक्शन हो। तो ये इसकी बेसिक संरचना है जो कि कोई भी व्यक्ति इसे विकसित कर सकता है जिसके पास में मिनिमम संसाधन हो। लेकिन इसके बिना तो सिटीजन पत्रकारिता नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। वो चाहे वो संस्था के लिए करे या इंडिपेंडेंटली करे, ये उसका संस्थानिक आधार एक तरह से ये बनता है। बिजली है, कंप्यूटर है, उसके पास एक इंटरनेट का कनेक्शन होना चाहिए, उसके पास ब्रॉडबैंड होना चाहिए, वगैरह वगैरह। और बताइए अब आप। जी हाँ, तो नहीं, एक जो बात दिखती है जैसे कि इसमें वो शुरू में जो मैं वो कह रहा था कि जैसे आपने तो ये भारतीय संदर्भ में उसका ये उदाहरण दिया कि भाई ये कोरोना काल के बाद उसमें बहुत इजाफा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, पेशेवर लोग भी इधर लोगों ने शिफ्ट किया है। लेकिन इसके पहले भी अपने यहाँ अगर देखें तो जैसे CNN IBN एक चैनल शुरू हुआ था, उसने अपने यहाँ जो संस्थागत लोग हैं उससे, उनके जो अपने कॉरेस्पॉन्डेंट हैं उनसे इतर हटके जो आम लोगों में ये एक टेक्नोलॉजी की सुलभता उपस्थित हुई है उसका उपयोग करते हुए कि उनके इश्यू क्या है, उसका एक जस्ट मैं रेफरेंस पॉइंट बता रहा हूं आपको। उसको वो इसलिए किया क्योंकि CNN जो चैनल है उसने बाकायदा सिटीजन जर्नलिज्म का एक बाकायदा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया।
उसका इम्पैक्ट था वो ना, वो एक बहुत बड़ा रेफरेंस पॉइंट है सिटीजन जर्नलिज्म के लिए, टेलीविजन के लिए, स्पेशली केबल टेलीविजन के लिए। वो अगर नहीं करता तो शायद हमारे यहाँ ये चीज समझते नहीं लोग ये लोग क्यों। अच्छा, और आप मुझसे अच्छा जानते हैं कि वो उनके मतलब क्या कहते हैं उसे, व्यावसायिक पैकेज का हिस्सा था। तो वो एक तरह से जिसे कहें कि बड़ी खराब नकल थी। मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि CNN में ये सुविधा थी सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए, अनएडिटेड उसके वीडियो अपलोड होते थे। आप समझ रहे, यहां स्थिति है कि वही होता था जो कि वो एडिट, या सिटीजन जर्नलिज्म का मतलब यह है कि आप मुझे एडिट नहीं करेंगे। जैसे अब होता है ना, मैं आपको बताऊं, जैसे RSS के लोगों ने प्रवक्ता.com शुरू किया, ब्लॉग शुरू किया, उन्होंने वेबसाइट बनाई उन्होंने। तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर आप लिखेंगे? मैंने कहा हाँ लिखूंगा मैं। अच्छा, मेरे विचार नहीं मिलते उनसे। मैंने जम के, जानते हैं RSS के खिलाफ में, मोहन भागवत के खिलाफ में जम के कम से कम 300 आर्टिकल लिखे उस पर। अच्छा, मैं जाता था अपने आप पेस्ट कराता था, और वो मुझे राइट था। ये इसे कहते हैं सिटीजन, जिसे ओपन सोर्स के सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना, कि आप एक यूजर को, आप एक पाठक को ये मौका देते हैं कि अगर वो कोई विचार, कोई घटना, कोई चीज उपयुक्त तो समझे तो वो आपके यहां लिख सके। एक और चीज आप याद कीजिए, जस्ट मैं अब चूंकि आप कुरेद रहे हैं तो इसलिए वो मेरे दिमाग में घुमड़ रही है। एक जमाने में प्रेस में लेटर टू एडिटर वो सिटीजन जर्नलिज्म का एक हिस्सा था, और वो बहुत बड़ा हिस्सा था। लेटर टू एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट होता था, और वो संपादकीय से भी ज्यादा महत्वपूर्ण होता था। जिन्होंने सिटीजन जर्नलिज्म की हिस्ट्री पर काम किया है, उन्होंने इस चीज को दर्ज किया है कि ये जो लेटर टू एडिट, अब हुआ क्या कि इस बीच में जो पत्रकारिता का विकास हुआ, उसमें सबसे बड़ी कैजुअलिटी किसकी हुई? लेटर टू एडिटर की। उसका स्पेस घटता चला गया। पहले उसका स्पेस था, एक एक कॉलम, 1.5 कॉलम भरा रहता था। आप चिट्ठी लिख रहे हैं, लंबी भी चिट्ठी लिख रहे हैं, वो छप रही है। अखबार की आलोचना लिख रहे हैं तो वो भी छप रही है। आपने किसी खबर को गलत लिखा है अखबार में, और आपने कुछ नई सूचनाएं दी है तो वो भी छप रही है। और हमारे यहां अनेक ऐसे पत्रकार भी रहे हैं जो कि सिर्फ लेटर टू एडिटर लिख के बड़े जर्नलिस्ट बने। तो सिटीजन जर्नलिज्म के अगर आप फॉर्मेट को थोड़ा सा हिस्टोरिकली देखें तो उसमें लेटर टू एडिटर की जगह रही थी, जो कि प्रेस ने एकदम खत्म कर दी। जो कंप्यूटराइजेशन हुआ और ये तमाम किस्म की जो नई चीजें आई, और इसमें खासतौर पर विज्ञापन कंपनियों का जो दबाव आया कि अब स्टोरी 750 शब्दों की होगी, 800 शब्दों की होगी, इससे ज्यादा की स्टोरी नहीं होगी, एडिटोरियल जो है वो इतने शब्दों का होगा। ये जो सीमित संख्या आई, ये एडिटोरियल पर दबाव जो आया, इसने एक और स्थिति पैदा की कि एकदम व्यक्ति को संकुचित कर दिया। वही दौर है जिसमें कि ब्लॉगिंग पैदा हुई है। अगर आप ध्यान दें तो पूरी दुनिया में ब्लॉगिंग जो आई, और धीरे धीरे लोग खुलकर आए, और उसमें सबसे बड़ा जो छलांग लगी, जैसे कि इंटरनेशनल लेवल पर, वो है विकीमीडिया। आप जाइए, अपने मन से जो इच्छा हो लिखिए, आप जितना चाहे एडिट कीजिए, जितना चाहे उसमें से निकालिए, आप पूरी स्वतंत्रता है। ये फ्रीडम आप ध्यान रखिएगा। ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी के संदर्भ में जो चीजें डिक्लाइन कर रही थी, उनको लोगों ने रीगेन किया। ये अब बात दूसरी है कि हमारे यहां उसका उपयोग करना लोग कम जानते हैं, उसका उपयोग कम करते हैं। अन्यथा तो उन्होंने जो चीज खोल के रखी विकिपीडिया ने और विकीमीडिया ने, वो एक बहुत ही मूल्यवान चीज है, वो बहुत मूल्यवान चीज है। और वो सिटीजन जर्नलिज्म का एक तरह से धर्म ग्रंथ है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी एडिट कर सकते हैं, आपका कोई संपादक नहीं है, आप स्वयं संपादक हैं। हाँ, तो यही मैं शुरू में ये कह रहा था कि कहीं ना कहीं ये देखें कि जो मीडिया इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बना, उसमें जो वेस्टेड इंटरेस्ट थे, वो सत्ता के हो सकते हैं, वो बाजार के हो सकते हैं, वो अपने उद्योग के हो सकते हैं, उनने कहीं उनके जो कंपल्सन थे, उनमें कहीं ना कहीं जिस आप स्वतंत्र अभिव्यक्ति की बात कर रहे हैं, या जो उसका एक सिस्टम बना कि उसमें एक गेट कीपिंग थी
और वो गेट कीपिंग जो थी वो अपने खास तरह के हितों की तरफ झुकी हुई हुआ करती थी कि आप जितनी आजादी से प्रवक्ता.com में अपना लिख पाए और चला पाए, शायद इस तरह का जो मीडिया जो एस्टेब्लिश मीडिया हाउस है उनके पन्नों पे शायद आपको वो आजादी नहीं मिली। नहीं, मैं आपको एक और मैं उसी बहस में आपको एक थोड़ा सा और मैं जटिल बनाना चाहता हूँ। मैं आरएसएस को एकदम पसंद नहीं करता, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आरएसएस के ऊपर। मैं मार्क्सवाद को पसंद करता हूं, लेकिन मैं मार्क्सवादियों की किसी भी वेबसाइट पर इतना फ्रीली लिख नहीं सकता। अब आप सोचिए, अब आप देखिएगा, ये जो इंटरनेट पर भी जो कम्युनिकेशन आया है, जहां के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, जहां पे कि खुल के लिखने की स्वतंत्रता अवेलेबल है, वेबसाइट ऐसी अवेलेबल है, ये तो समझ में आती है कि आपने किसी वेबसाइट को आर्टिकल भेजा, उसने देख के फिर आपका छाप दिया, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन ये मेरी समझ में नहीं आती कि मुझे ये राइट ही ना हो लिखने का, चूंकि मेरे आपसे विचार नहीं मिलते। आप समझ ना मेरी बात? ये जो चीज है, इसने ये नागरिक पत्रकारिता को भी इंटरनेट पर बाधित किया है। भाई हमें ये देखना होगा ना कि ये चीज सबके लिए है। जो लिबरल्स हैं, वो प्रोग्रेसिव हैं, जो कंजर्वेटिव हैं, उन सबके लिए है ये कि वे सिटीजन जर्नलिज्म का और सिटीजन के राइट्स का वो एक तरह से सम्मान करें लिखने का। अगर वो वेबसाइट बनाई है तो उसे वो स्पेस दें, लेकिन नहीं। सीएनएन ने ये चीज की शुरुआत की थी, हफिंगटन पोस्ट ने इस बात की शुरुआत की थी कि उसने जो अच्छे लोग होते थे, जो लिखना जानते थे, लिखना चाहते थे, वे लिखते थे और सीधे उनके आर्टिकल, पोस्ट, न्यूज राइटअप वो सीधे पब्लिश होते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे यहां ये अप्रोच अभी तक न वो दैनिक इंडियन एक्सप्रेस विकसित कर पाया, न दैनिक हिंदू विकसित कर पाया, जो सबसे मतलब सम्मानजनक अखबार माने जाते हैं। वहां पे भी ये पेज नहीं है अवेलेबल। हमारे यहां जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की जो मतलब जो सीमा है ना, वो अभी भी इंस्टीट्यूशन से बंधी हुई है। अखबार को अपनी स्वतंत्रता चाहिए। वेबसाइट पर भी वो अखबार के ही नियम लागू करना चाहते हैं। आपत्ति यहां पर है कि जो दुनिया के जो तमाम बड़े इस्टेब्लिशमेंट हैं, वहां आपको यह हस्तक्षेप करने का हक है सिटीजन जर्नलिस्ट को। आपको अगर वाशिंगटन पोस्ट की खबर पसंद नहीं है, आप इंटरवीन कर सकते हैं, वहां स्पेस है, लेकिन यहां स्पेस नहीं है। ये फर्क है। सवाल ये नहीं है कि मीडिया को कौन कंट्रोल करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल यह है कि उसकी आदतें क्या हैं। हमारे यहां मीडिया की आदतें हैं जिसे क्या है कि नियंत्रित करने की और संपादित करने की। मालिक कोई भी हो, छोटा मालिक हो या बड़ा मालिक हो, सरकार कोई भी हो, बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब ये अमेरिका में ये चीज लागू की जा सकती है, ये चीज जर्मनी में लागू की जा सकती है, ये चीज ब्रिटेन में लागू की जा सकती है, गार्डियन जैसे अखबार में लागू की जा सकती है, लेकिन आप वो दैनिक हिंदू में लागू नहीं कर सकते। जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि आप यहां से देखिए कि आप वेबसाइट बना रहे हैं, लेकिन आप वहां पर भी स्पेस सिटीजन को देने के लिए तैयार नहीं है। एक और चीज है जो कि बहुत ही खतरनाक है, भारत की अपनी प्रकृति भी एक बड़ी विचित्र प्रकृति है ना, वो ये कि यहां सिटीजन जर्नलिज्म में भी एक फेक जर्नलिज्म भी बड़े पैमाने पर है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। ये एक डर है। जैसी जितनी उन्नत चेतना और जितना उन्नत मतलब जैसे कहेंगे कंसर्न विकसित पूंजीवादी मुल्कों में है, जहां पर कि ये कॉन्सेप्ट विकसित हुआ, तो हमारे यहां तो ये एकदम दूसरी दिशा में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। तो ये एक दिक्कत की जगह है जहां पर के कायदे से सिटीजन जर्नलिज्म के नाम पर यह संभव है कि एकदम फेक न्यूज हो, एकदम फेक न्यूज हो, और उसकी वजह से समाज में अव्यवस्था फैल जाए। क्वाइट पॉसिबल। तो मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। आप बताइए, अब आप बताइए। अच्छा, हाँ। तो क्या हम ये देख पा रहे हैं कि जो नागरिक पत्रकारिता है
वो क्या मेन स्ट्रीम जो जर्नलिज्म है उसका एक विकल्प है? नहीं, वो उसका विकल्प नहीं है, वो उसका विकल्प नहीं है। वो ये एक अलग किस्म का जर्नलिज्म है, और इसमें अनेक, अब ये बहुत ताकतवर पत्रकारिता है। मैं ये बात कहना चाहता हूं आपसे, इसके सामने प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई ताकत नहीं है, बहुत साफ कहूं मैं आपसे, क्योंकि मेरे सामने एक विश्व परिदृश्य है जिसको मैं देख रहा हूं। अगर आप ध्यान से देखें कि सबसे ज्यादा सामग्री किस पर है अभी, सबसे ज्यादा सामग्री ओपन सोर्स के प्लेटफॉर्म पर है, जिसको के लोगों ने अपने हाथों से भरा है। मसलन मैंने पत्रकारिता की थी शुरू में, जब मैं बेरोजगार था, मैं इतने लेख नहीं लिख सकता था, लेकिन जब मैंने ब्लॉग बनाया तो मैं रोज 3 लेख लिखता था। मेरे ब्लॉग पर करीब 2000 से ज्यादा अधिक लेख हैं मेरे इतने लेख तो कोई अखबार नहीं छापता। अच्छा, मेरे जैसे ही ऐसे सैकड़ों हजारों, मैंने काउंट किया था, तो एक टाइम में हिंदी में तकरीबन 15,000 लोग थे जो ब्लॉगर्स थे। अच्छा। और 15,000 लोगों की अगर आप आउटपुट देखें, कोई कविता लिख रहा है, कोई कहानी लिख रहा है, कोई उपन्यास लिख रहा है, कोई अपनी तरफ से जो भी है उसके अनुभव लिख रहा है, कोई ट्रांसलेशन लिख रहा है, तो ये जो तरह तरह की चीजें आई, इसने ये एक ऐसी स्थिति पैदा की कि मेरा मानना यह है कि आज के दौर में नागरिक पत्रकारिता का सिरमौर है। मैं बहुत साफ कह रहा हूं, पत्रकारिता जो है, जो टेलीविजन की है चाहे वो प्रेस की है, वो पत्रकारिता जो है वो अब उस समाज को परिभाषित नहीं कर रही है। प्लीज ये बात मेरी आप थोड़ा सा गंभीरता से समझने की कोशिश कीजिए। आप जब एक किसी न्यूज को ट्वीट करते हैं अपनी टिप्पणी के साथ, तो आप बेसिकली नागरिक पत्रकारिता करते हैं। कितनी रेंज है उसकी, कोई सोच ही नहीं सकता कि एक कोई लड़की या लड़का या कोई एक व्यक्ति कुछ लिखे और वो लाखों में पहुंच जाए विद इन ए डे, सोच ही नहीं सकता। इसे कहते हैं नागरिक पत्रकारिता की ताकत। उसमें वीडियो भी है, उसमें यूट्यूब चैनल्स में भी लोगों ने वेबसाइट बनाई है, उसमें इंटरनेट पर भी वेबसाइट्स हैं, उसमें ब्लॉगर्स भी हैं, उसमें इवन व्यापारिक संस्थानों के ब्लॉगर्स भी हैं। भाई नागरिक तो वो भी है ना जो बिजनेस कर रहा है, जो लहंगे की प्रशंसा या अपने टी शर्ट की प्रशंसा में जो है ब्लॉग लिखवा रहा है। मतलब नागरिक पत्रकारिता में सिर्फ वही नहीं है जो कि खाली ह्यूमन राइट्स के मसले उठा रहा है, वह भी है जो कि सिनेमा पर लिख रहा है, स्वेच्छा से लिख रहा है, वो किसी का अनुबंध पे नहीं लिख रहा है, पढ़ा जा रहा है, उसको कवरेज मिल रहा है। तो ये अगर आप इस बड़े कैनवास में देखें तो ये नागरिक पत्रकारिता, और जब आप इंटरनेट के संदर्भ में देखते हैं तो नागरिक पत्रकारिता ज्यादा बड़ा फिनोमिना नजर आता है, ज्यादा बड़ा और ज्यादा ताकतवर। अब देखिए, मैं उसकी एक और चीज बता रहा हूं मैं आपको। हम तो सिनेमा के आदी थे ना, ये सिटीजन जर्नलिस्टों ने क्या किया, टेलीविजन के आदी थे, हम अखबार के आदी थे। अफगानिस्तान के बारे में, इराक के बारे में जो युद्ध हुआ और उसमें जो तबाही मची और वहां की जिस तरह का उत्पीड़न हुआ, कहां से चीज लीक आउट हुई? विकीलीक से हुई। अखबार नहीं कर पाए, टेलीविजन नहीं कर पाया, जो काम किसने किया? ये नागरिक पत्रकारिता क्लाइमैक्स है। बिगनिंग कहां से होती है, मैं उसे शेयर करना चाहता हूं आपसे, क्योंकि आपने मतलब मुझे ठेल के आप ले आए हैं यहाँ बीच में, तो इसलिए नॉर्मली मैं अवॉइड करता हूं। आप याद कीजिए बिल क्लिंटन के जमाने को। बिल क्लिंटन के जमाने में स्थिति यह थी कि जब मोनिका लेविंस्की साथ में उनके अफेयर्स को लेकर मोनिका लेविंस्की ने शिकायत की, तो कोई अखबार उस स्टोरी को कवर करने के लिए तैयार नहीं था, कोई छापने के लिए तैयार नहीं था। अमेरिका के सारे अखबारों ने मना कर दिया। मोनिका लेविंस्की की घटना सिटीजन जर्नलिज्म की पहली घटना थी जो कि इंटरनेट पर आई और उसने पूरी की पूरी अमेरिकी व्यवस्था को हिला के रख दिया। और उसके बाद में 2 बार तो सीनेट में जाके प्रेसिडेंट ने माफी मांगी। टनों रिपोर्टिंग तैयार हुई, किसके आधार पर? मोनिका लेविंस्की के इंटरनेट पर लिखे हुए के आधार पर। अगर आप मुझसे पूछे तो सिटीजन जर्नलिज्म का जो रेंज है
वो रेंज इतना विशाल है कि वो कोई अखबार उससे मैच नहीं कर सकता। आप सोचिए कि मोनिका लेविंस्की की रिपोर्ट पहले वो अखबारों के दफ्तर गई, बड़े अखबार वालों से मिली, लेकिन कोई भी तैयार नहीं हुआ, कोई भी तैयार नहीं हुआ। ये मैं इसलिए मैं चीज शेयर कर रहा हूं क्योंकि ये एक मिथ बना हुआ है कि अखबार बहुत ताकतवर होते हैं, टेलीविजन बहुत ताकतवर होता है। नहीं, नागरिक पत्रकारिता आज के संदर्भ में सबसे ताकतवर पत्रकारिता है। युद्ध का जितना कवरेज, अरब क्रांति का सोकॉल्ड जो अरब स्प्रिंग का जो कवरेज, उसमें सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी? ये सिटीजन जर्नलिस्टों की थी, ये ब्लॉगर्स की थी। अन्ना हजारे का आंदोलन किसने पॉपुलर बनाया? टेलीविजन ने नहीं बनाया, मीडिया ने नहीं बनाया, ये सिटीजन जर्नलिज्म का ही कमाल था, जो कि इंटरनेट से जो उसका हैवी बम्बार्टमेंट चल रहा था अन्ना हजारे का, उसी का एक खेल था कि अन्ना हजारे का आंदोलन सबसे ज्यादा जनप्रिय बना। तो सिटीजन जर्नलिज्म की जो रेंज है, अब आप देखिए किसान आंदोलन में सबसे ज्यादा कवरेज जो है किसान आंदोलन को किससे मिला? टीवी से तो मिला नहीं, अखबार से भी नहीं मिला, आपने कंट्रोल कर लिया, लेकिन क्या उस कवरेज को रोक पाए? हम नहीं रोक पाए। क्यों? क्योंकि इंटरनेट अवेलेबल है और इंटरनेट पर स्वतंत्र रूप से लिखने वाले व्यक्ति अवेलेबल है। उसमें वे पेशेवर पत्रकार भी हैं जो कि कहीं नौकरी नहीं करते, उसमें वे लोग भी हैं हमारे जैसे लोग जो कि कहीं पत्रकार नहीं रहे हैं लेकिन लिखना चाहते हैं। तो उसने एक जो प्रेशर क्रिएट किया, वो प्रेशर तो कोई और क्रिएट नहीं कर सकता था। ये मैं बात इसलिए अंडरलाइन करना चाहता हूं कि सिटीजन जर्नलिज्म को लेकर, उसकी जो ताकत है उसे लेकर, हमने कभी इस रूप में सोचा ही नहीं है कि वो आइडियोलॉजिकली वो व्यापक प्रभाव छोड़ता है, पहली चीज। दूसरी चीज यह है कि उसके अंदर रिप्रोडक्शन की या प्रजनन की या नई चीज क्रिएट करने की क्षमता सबसे ज्यादा है, जो कि टेलीविजन में नहीं थी, वो इवन प्रिंट में नहीं थी। आपने कोई चीज लिखी, मुझे वो स्ट्राइक की, फिर मैंने फिर उसकी नकल की, मैंने कुछ लिखा, फिर उसकी दूसरे ने नकल की। ये जो मतलब प्रोडक्शन और बाई प्रोडक्शन है, ये चीज इतने बड़े पैमाने पर आई कि इसने सिटीजन जर्नलिज्म को एक बड़ा एरिया, बड़े ऑप्शंस, कोई सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है वो सिटीजन जर्नलिज्म के बिना चल नहीं रहे। पत्रकार नहीं चला रहे उनको, पत्रकार नहीं चला रहे, सारे के सारे सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है, ब्लॉगिंग से लेके और इंस्टाग्राम तक, सारे के सारे कौन लोग चला रहे? सिटीजन जर्नलिस्ट। वो सिनेमा का हो सकता है, वो विज्ञापन का हो सकता है, वो कोई और हो सकता है, और उसमें फोटो लगाने से लेके, वीडियो लगाने से लेके, न्यूज क्लिपिंग लगाने से लेके, न्यूज लिखने से लेके, ये सारी चीजें उसका हिस्सा है। आपने अभी पिछली बात में एक क्वेश्चन एक तरह से दिया कि कोशिश रहने की बात कही कि बहुत सारे जो लोग हैं उनकी चीजें ऐसी भी आ जाती हैं जो कि थोड़ी परेशानी वाली हो सकती हैं, उससे पत्रकारिता के कारण एक अराजकता फैल सकती है। तो हम इसको अराजकता वाले बात पे तो बाद में आएंगे। क्या जब हम नागरिक पत्रकारिता कहते हैं तो कहीं इसमें नागरिकता का भी बोध है, और जब नागरिकता कहते हैं तो उसमें एक जिम्मेवारी की बात आती है, तो कहीं आप देख पा रहे हैं क्या? देखिए, इसमें 4-5 चीजें जो मैंने आपकी वजह से मैंने इसके थोड़ा सा मैंने पॉइंट आउट करके मैंने कुछ तैयार किया, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ एक एक करके, थोड़ा सा मतलब 2 मिनट में लूंगा मैं आपके। उसमें यह है कि पहली चीज जो कॉमन है वो ये कि ये जो पेशेवर जर्नलिज्म है और सिटीजन जर्नलिज्म है, इसमें ड्राइविंग फोर्स जो है, यानी जो इनकी प्रेरक शक्ति है, वो कॉमन है। मतलब हमें ये देखना होगा कि इनमें साझा क्या है। पहले जो इस्टेब्लिश्ड जर्नलिज्म है और जो ये सिटीजन जर्नलिज्म है, और इसमें जो सबसे जो इंपॉर्टेंट जो प्रेरक फोर्स है वो है सत्य कहने की आदत। वो प्रोफेशनल पत्रकारिता में भी है और वो सिटीजन जर्नलिज्म में भी है। ये एक इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा ये कि इन दोनों में एक साझा चीज ये भी है कि ये दोनों सूचनाओं को जल्दी से जल्दी संप्रसारित करना चाहते हैं।
और संप्रसारित करते समय ये दोनों ही ये कोशिश करते हैं कि सत्य की रक्षा की जाए। मैं किसी पर आरोप प्रत्यारोप लगा के नहीं जाना चाहता, मैं इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली इसके एक नियम के तौर पर देखना चाहता हूं। सेकंड चीज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो ये कि ऑब्जेक्टिविटी, सत्यता और निष्पक्षता, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो इन दोनों ही जर्नलिज्म की साझा हैं, पेशेवर पत्रकारिता और सिटीजन जर्नलिज्म की। अगर मान लो सिटीजन जर्नलिज्म को अगर आगे जाना है तो यह बहुत जरूरी है कि वो इन तीन चीजों का फॉलो करे। पेशेवर पत्रकारिता को आगे जाना है तो उसको ये तीन चीजों को फॉलो करना बेहद जरूरी है। थर्ड चीज जो कि इसमें है वो ये कि इनका अपना एक मिशन है। पत्रकारिता का भी एक मिशन है, सिटीजन जर्नलिज्म का भी एक मिशन है। और मिशन क्या है? मिशन ये है ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही। दोनों के ये मिशन है, दोनों को ट्रांसपेरेंट भी रहना होगा और जवाबदेही भी रहना होगा, ये इनका मिशन हो सकता है। और नई चीजें आए, नई कहानियां आए, नई स्टोरियां आए, नए न्यूज आइटम आए और उनके जो है वो सत्य के आधार पर उन्हें लिपिबद्ध किया जाए। ये दोनों की ये साझा जो थ्योरेटिकल जो इसका फ्रेमवर्क बनता है वो ऐसे बनता है। अब मुश्किल क्या है कि अब इन पूरे प्रोसेस में दांव पर क्या लगा हुआ है। जो पेशेवर पत्रकारिता है और जो सिटीजन जर्नलिज्म है, इनमें दांव पर क्या लगा हुआ है? इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज दांव पर लगी हुई है मुक्त सूचना प्रवाह। पेशेवर पत्रकारिता भी इससे परेशान है और सिटीजन जर्नलिज्म भी इससे परेशान है। सिटीजन जर्नलिज्म तभी सस्टेन कर सकता है जबकि मुक्त सूचना प्रवाह वो बनाए रखे। अगर मुक्त प्रवाह नहीं रहता है तो दांव पर जो चीज लगी हुई है वो क्या लगे। अब हम लोग करते क्या है, जब बात करते हैं ना ओझा जी, तो हम लोग करते ही है कि हम आलतू फालतू चीजों पर हम ध्यान देते हैं। हम एज ए प्रोफेशनल जो चीज है वो है मुक्त सूचना प्रवाह जो दांव पर लगा हुआ है। वो पेशेवर पत्रकारिता में भी दांव पर लगा हुआ है और वो यहां पर भी दांव पर लगा हुआ है। और ये जो है, ये जो मुक्त सूचना प्रवाह है, वहां तो आप वो कानून से उसे रेगुलेट कर लेते हैं पेशेवर पत्रकारिता में, जो इंस्टीट्यूशनल पत्रकारिता है। लेकिन यहां पर मुश्किल यह है कि इसका किसी कानून से नियमन संभव नहीं है। इसलिए यह जरूरी है कि आप जो जिन परिस्थितियों में आप काम कर रहे हैं, कोशिश यह होनी चाहिए मुक्त सूचना प्रवाह को परिस्थितियां बाधित न करें। सिटीजन जर्नलिज्म के लिए ये कंडीशन, प्रेस में बाधाएं हैं, जैसे लोग कहते हैं ना, अब फला अब की वजह से हम नहीं लिख पा रहे हैं, हम फला वजह से नहीं लिख पा रहे हैं, 50 कारण बताते हैं। तो ये जो मुक्त सूचना प्रवाह है, इसको सामाजिक परिस्थितियां बाधित न करें, इसमें सिटीजन जर्नलिज्म की मदद हो सकती है। दूसरी चीज ये कि तकनीकी परिवर्तन के कारण भी सूचना प्रवाह जो है बाधित नहीं होना चाहिए। हुआ यह है कि तकनीकी परिवर्तनों के कारण सूचना प्रवाह बाधित हुआ है। हमारे यहां लोग जो थे, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, तो हमें यह चीज देखनी होगी कि तकनीकी परिवर्तनों से सूचना प्रवाह बाधित नहीं होना चाहिए। जैसे कि अब लेटर टू एडिटर बंद करने की जरूरत क्या थी? उसका स्पेस बनाए रखा जा सकता था। अरे साइकिल रह सकती है कंप्यूटर के युग में, साइकिल रह सकती है कार के युग में, तो लेटर टू एडिटर क्यों नहीं रह सकता है आज के युग में? सोचने वाली बात है। आप अगर ईमेल कर सकते हैं, आप अगर ब्लॉग लिख सकते हैं, आप अगर एक अच्छी फेसबुक पर पोस्ट लिख सकते हैं, तो आप पैम्पलेट क्यों नहीं बांटेंगे? मेरा सिर्फ कहना यह कि पैम्पलेट गायब हो गया। मेरी चिंता यह है कि मुझे बीजेपी का भी पर्चा चाहिए, मुझे कांग्रेस का भी पर्चा चाहिए। वो पब्लिक ओपिनियन बनाने में मदद करता है। तो हो क्या रहा है कि कम्युनिकेशन के पुराने रूप हमारे यहां पुराने रूप धीरे धीरे संकुचित हो रहे हैं या गायब हो रहे हैं, नए रूप संप्रसारित हो रहे हैं। इसने एक अजीब सी स्थिति पैदा की है, लोग पर्चा लिखना नहीं जानते। वो फेसबुक पोस्ट लिख लेगा, लेकिन उसे कहो एक पैम्पलेट लिखना है तो उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। वो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है लेकिन उसके हाथ पैर फूल जाएंगे। वो नेता है लेकिन वो एक पर्चा नहीं लिख सकता।
मेरा मानना यह है कि जब आप कार के युग में जाके साइकिल को बचा सकते हैं, साइकिल और ज्यादा बिक सकती है, कार और ज्यादा, ऐसा तो नहीं है कार के आने के बाद में साइकिल गायब हो गई हो। तो सिटीजन जर्नलिज्म की यह भी एक चुनौती है कि वह पुराने जो सिटीजन जर्नलिज्म के जो ट्रेडिशनल रूप हैं उनको वो बचाए, उनकी रक्षा करे। अब जैसे आप कह रहे थे, जहां से वो जो नागरिक है, वो नागरिक निर्भर करता है उसकी अपनी पृष्ठभूमि पर, उसकी अपनी चेतना पर, उसके अपने भाषा के संस्कार पर, वो नागरिक कैसा है। नागरिक पत्रकारिता उससे प्रभावित होगी। बंगाल में जो नागरिक चेतना है वो नागरिक चेतना हरियाणा में नहीं है। तमिलनाडु में जो नागरिक चेतना है वो नागरिक चेतना केरल में नहीं है। ये डिफरेंस है। तो नागरिक पत्रकारिता के लेयर अलग अलग होंगे, उसके रूप भी अलग अलग होंगे। होना यह चाहिए कि नागरिक पत्रकारिता के लिए सामाजिक परिस्थितियां या राजनीतिक परिस्थितियां बाधक न बने, बाधक न बने। असल बात यह है। तो दरअसल एक तो ये दृश्य यही बनता है कि जो जिस मुक्त सूचना प्रवाह की आप बात कर रहे थे, दरअसल ये नागरिक पत्रकारिता की जरूरत ही वहां इसलिए पड़ती है कि जो भी सूचना के प्रवाह है, जो सूचना के स्रोत है जिससे हमें जानकारियां मिलती है, उसमें कहीं ना कहीं ट्विस्ट होने लगता है या कुछ चीजें रोकी जाने लगती हैं और नतीजतन उसे पर्चा लिखना पड़ता है, नतीजतन उसे संपादक के नाम पत्र लिखना पड़ता है या उसे ब्लॉग लिखने जाना पड़ता है या फिर और भी दूसरे प्लेटफॉर्म है वहां पर जाना पड़ता है। तो एक बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। कि एक तो मेन स्ट्रीम पत्रकारिता है वो अपनी राह चल रही है, उसकी अपनी सीमाएं हैं, उन सीमाओं में वो काम कर रही है और जाहिर है कि उन सीमाओं में सभी नागरिक एकोमोडेट नहीं है, इसलिए उन्होंने अपना टेक्नोलॉजी की मदद से एक नई राह भी बना ली है। एकदम समांतर ये स्थिति खड़ी होती है। इसके और उसका कितना प्रभाव है आपने बहुत ही अच्छे उदाहरणों से उसको समझाया कि बहुत ही पावरफुल है। वैसे इसमें एक और चीज ऐड कर लीजिए, बस एक लाइन की मैं भूल गया। वो ये कि वहां एक ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेवर पत्रकारिता है। यहां क्या है कि सेल्फ संगठन है। यहां जो है वो आदमी खुद अपना जितना ऑर्गेनाइज है वही उसका संगठन है। यहां और कोई चीज नहीं है। यानी ये आत्म संगठन जो है और एक तरफ है संगठन, ये दो बहुत बड़े डिफरेंस हैं नागरिक पत्रकारिता और पेशेवर पत्रकारिता के बीच के। दूसरा यह कि यहां डिसेंट्रलाइज है हर चीज, वहां सेंट्रलाइज है हर चीज। ये उसके चरित्रगत रूप को निर्धारित करने के ये दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। बिल्कुल सर। लेकिन फिर ये दिखता है कि कहीं ना कहीं इस जो ये एक तरह से एम्पावरमेंट आम लोगों का या नागरिकों का हुआ है, इसको जो है फिर से मेन स्ट्रीम मीडिया रिकॉग्नाइज कर रही है और इस एम्पावरमेंट का कैसे इसको एकोमोडेट किया जाए ये कोशिशें भी दिखाई देती हैं। जैसे एक कोशिश हम कह सकते हैं कि अपने यहाँ CNN-IBN ने की, लेकिन वो बहुत आगे नहीं बढ़ी। अभी जैसे मैंने कल भी जब चर्चा कर रहा था तो आपको कह रहा था या शायद आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, यहाँ का जो नवभारत टाइम्स है, वैसे तो सभी अखबार और सभी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उन्होंने एक कोना दे रखा है, GCR करके कोना दे रखा है। आप उन पर ब्लॉग लिख सकते हैं, आप उसमें खबरें भेज सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स ने, इवन उसका हिंदी जो है और इवन की मराठी में भी उन्होंने किया है इसको, कि ऑनलाइन भी जगह है और अखबार में भी एक पन्ना विशेष रूप से वो खासतौर से लोकल जो ग्रीवांसेस हैं अब उसको एक्सप्रेस करने के लिए वो वहां पर देते हैं और वो नागरिक ही लिखते हैं। माने वो हो सकता है अलग अलग जगहों पर, आप शालीमार बाग से कोई लिख रहा हो, कोई जसोला विहार से लिखता है, कोई अलग अलग जगहों से उन्होंने जो भी उनका सर्कुलेशन का सर्कल है उसमें वो वहाँ की चीजों को इस्तेमाल करते हैं।
और फिर जो है उससे संबंधित जो विभाग हैं उनसे एक तरह से तो इसको दिखाई देता है कि बड़े मुद्दे तो नहीं, बड़े जो राजनीतिक प्रश्न है, व्यवस्थागत प्रश्न है, वो तो उनके पत्रकार करते हैं, वो अलग जगह पर उठाते ही हैं, मेन स्टोरी होती है। लेकिन जो लोकल लेवल पे जो आम लोगों की एंजाइटी है, चिंताएं हैं और परेशानियां हैं, उनको एक जगह देने का और अभिव्यक्त करने का, तो ठीक है कि जैसे वो बात नहीं, इसे 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 जो ये जो आपने कल भी बोला था, ये आज भी अभी बता रहे हैं, इसको कहते हैं वे लोग अपने तरीके से दुतरफा कम्युनिकेशन और डायलॉग। मतलब आपने कोई चीज रखी तो वो चीज अब वो कम्युनिकेट करेंगे संबंधित संस्थान को, व्यक्ति को, अधिकारी को, वगैरह वगैरह। तो ये जो है सिस्टम, इस सिस्टम में दुतरफा कम्युनिकेशन, पेशेवर पत्रकारिता में दुतरफा कम्युनिकेशन नहीं है। सिटीजन जर्नलिज्म में दुतरफा कम्युनिकेशन है, और ये बिना डायलॉग के सिटीजन जर्नलिज्म हो ही नहीं सकता। वो डायलॉग कम्युनिटी के साथ करे, कम्युनिटी व्यक्ति के साथ करे, कम्युनिटी जो है वो सरकार के साथ करे। ये सिटीजन जर्नलिज्म ही तो था जो कि किसान आंदोलन के बहुत सारा कवरेज हैवीली सरकार को संबोधित आ रहा था और सरकार उसे सुन रही थी। टेलीविजन में तो आ नहीं रहा था, अखबार में वो आ नहीं रहा था। तो वो दुतरफा कम्युनिकेशन, वो संवाद क्रिएट करना, उसकी एक खास विशेषता है सिटीजन जर्नलिज्म की। पहले के जितने भी मीडियम हैं वे दुतरफा कम्युनिकेशन नहीं पैदा करते। वो चाहे टीवी की न्यूज हो, चाहे वो अखबार की न्यूज हो, वो दुतरफा कम्युनिकेशन नहीं पैदा करते। सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो व्यक्ति और समुदाय से व्यक्ति, ये इन दोनों के बीच में, या वो संबंधित संस्थान जिसे वो एड्रेस कर रहे हैं, इनके बीच में वो एक तरह से कम्युनिकेशन पैदा करते। वो यानी संवाद उसकी धुरी है। बिना संवाद के सिटीजन जर्नलिज्म किया ही नहीं जा सकता, किया ही नहीं जा सकता। जी जी, तो मैं ये कह रहा था कि जब ये मेन स्ट्रीम पत्रकारिता सिटीजन जर्नलिस्ट को अपने साथ इंगेज कर रही है, यह जो इंगेजमेंट है उसको आप कैसे देखते? वो इंगेज नहीं कर रही है। वो असल में मुश्किल क्या है कि वो ये चाहते हैं कि ये हिस्सा छूटे नहीं हमसे। उनको प्रॉब्लम क्या है, जो इस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाहते हैं कि कोई चीज ऐसी ना हो जो ये कहें कि भाई हमारे यहां नहीं है, तो एक जगह उनके लिए भी छोड़ दो, एक जगह उनके लिए भी छोड़ दो। लेकिन वो एक्चुअल में तो वो एक बहुत बड़े, जिसे कहें कि फ्लो का हिस्सा है सिटीजन जर्नलिज्म। वो तो मजबूर किया है उसने संपादक को। संपादक तो कभी मतलब सामान्य नागरिक को लिखना नहीं देता था। संपादक की तो हेकड़ी देखने लायक होती थी। वो तो लेखक को नहीं लिखने देता था जब तक कि वो उसके ढोक न लगाए। समस्या यहां है, समस्या यह है कि वह जो इंटरनेट ने जो फ्री फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन पैदा किया, फ्री फ्लो और राइटिंग पैदा की, कोई भी लिख सकता है, कहीं भी लिख सकता है, तो इसने सारे संपादकों को अपना एटीट्यूड बदलने के लिए फोर्स किया। सभी जगह धीरे धीरे एक स्पेस देने की कोशिश की गई। अब इसे ये भी कह सकते हैं कि वो कोशिश कर रहे हैं एप्रोप्रिएट करने के लिए। एप्रोप्रिएट तो हो नहीं सकता ये, क्योंकि ये बड़े मीडियम का हिस्सा है। ये अगर लघु पत्रकारिता का हिस्सा होता तो शायद वो एप्रोप्रिएट कर लेते, जैसे कि उन्होंने लेखकों को कर लिया था एप्रोप्रिएट, प्रेस ने लेखकों को कर लिया था एप्रोप्रिएट, फिल्म ने। उर्दू की पूरी पत्रकारिता, उर्दू का पूरी राइटिंग फिल्म इंडस्ट्री खा गई और उर्दू जमीन पर से गायब हो गई। उर्दू में जानते हैं किताब खरीदने वाला नहीं मिलेगा आपको, उर्दू में लिखने वाले की समस्या मिलेगी। उर्दू वाला कहता है यार कोई पढ़ता नहीं है, उर्दू में कोई पैसा लगाने के लिए तैयार नहीं होता। समझ रहे आप, ये जो हजम कर जाने वाला भाव है, तो उर्दू हमारे यहां टारगेट बनी और वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए। आप याद कीजिए, सारी स्क्रिप्ट लंबे समय तक, ये स्टिल 77 78 तक सारी स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जाती है। फिल्म की, फिल्म हिंदी की है लेकिन स्क्रिप्ट उर्दू में लिखी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो स्क्रिप्ट राइटर है वो उर्दू का है। ये जो मैं चीज आपसे कह रहा हूं वो ये कि ये इसमें एक कोशिश तो है कि यार वो कहीं जाए नहीं, लेकिन मुसीबत यह है कि सिटीजन जर्नलिज्म एक बड़ा जेनर है, और वो बड़ा जेनर इसलिए है क्योंकि एक बहुत बड़े मीडियम का हिस्सा है।
वो छोटे मीडियम का हिस्सा नहीं है। जो लेखक था जिसे अप्रोप्रिएट कर लिया गया अखबार के जरिए, सिनेमा के जरिए, वो लेखक साहित्य का हिस्सा था। वो साहित्य बहुत छोटा कम्युनिकेशन का मीडियम था। इंटरनेट बहुत बड़ा कम्युनिकेशन का मीडियम है, जिसमें कि डेली करोड़ों लोग, अरबों लोग डेली लिखते हैं, अपनी पोस्ट डालते हैं। अरबों लोग, साहित्य अरबों लोग नहीं लिखते, लेकिन सिटीजन जर्नलिस्ट अरबों लोग हैं, अरबों लोग हैं, वो लिखते हैं, वो फोटो डाल रहे हैं। आप उसका जस्ट डाटा उठा के देख लीजिए कितने लोग फोटो शेयर कर रहे हैं डेली, तो आपको मालूम पड़ेगा कि यार इतने तो शेयर कभी अखबार में नहीं हुए फोटो। अखबार का संपादक, आप देखिए उसकी सिटीजन जर्नलिज्म की ताकत बता रहा हूं। अखबार का संपादक अपने घर में हुई बेटी की फोटो अपने अखबार में नहीं छाप सकता था, लेकिन वो फेसबुक पर लगा सकता था। इसे कहते हैं नागरिक पत्रकारिता की ताकत। और ये वो जगह है जहां पर कि ये पैराडाइम शिफ्ट है, ये पैराडाइम शिफ्ट है। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है? अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता। जब आप सिटीजन जर्नलिस्ट को अपने यहां एक कॉलम देते हैं या एक कोना देते हैं, तो आप किस चीज को रिकॉग्नाइज करते हैं? अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता को आप रिकॉग्नाइज करते हैं। यह मूल्यवान चीज है। मूल्यवान ये नहीं है कि वहां क्या लिखा गया है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट यह है कि कौन सा वैल्यूज आप एक्सेप्ट कर रही है पत्रकारिता। कल तक ये नियंत्रित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विश्वास करते थे। आज ये इस बहाने, चाहे वो छोटी सी रिपोर्ट सही, किसी मोहल्ले की रिपोर्ट सही, वो किस चीज पर आने के लिए मजबूर हैं? वैल्यूज के लेवल पर, जिसको कि हम लोग कहते रहे कि अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता होनी चाहिए नागरिक को। इस मूल्य को पत्रकारिता चाहे जिस बहाने सही, चाहे जिस रूप में सही, वहां फॉर्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहां स्पेस भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये जो एंट्री है, ये जो एक्सेप्टेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नागरिक पत्रकारिता ने जो चीज इंपॉर्टेंट बनाई वो क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नियम के परे है। आप इसे नियम में नहीं बांध सकते, आप इसे संगठन में नहीं बांध सकते। हमने यही तो सीखा था ना पत्रकारिता में कि वो संगठन के जरिए आती है। अब आप पहुंचे कहां? उस संगठन के बिना होती है, वो अनियंत्रित होती है, वो कहीं भी कोई भी उसको व्यक्त कर सकता है। उसके लिए खास किस्म के गुण की जरूरत नहीं है, उसे खाली अभिव्यक्त करना आना चाहिए। तो ये जो अभिव्यक्ति की अबाध स्वतंत्रता, इसका एक अंतिम बात कह के मैं रोक रहा हूं मैं आपको बस। ये जो कोल्ड वार का जो मुक्त सूचना प्रवाह का फ्लो है ना, उसके साथ में इसका बहुत गहरा संबंध है। अबाधित सूचना प्रवाह चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, कोई रोके नहीं। आपने जिस बात को कहा था ना कि कहीं कोई तो जगह होगी जहां क्या कोई रोकेगा, कोई अंकुश, अव्यवस्था हो जाएगी, नहीं। मुसीबत इसकी यही है कि इसमें ये एक, क्योंकि ये एक खास तरह के आइडियोलॉजिकल फ्रेमवर्क के का बाई प्रोडक्ट है जेनर, और वो हमें एक अंतरराष्ट्रीय जो फ्रेमवर्क बना हुआ है उसके संदर्भ में उसे देखना होगा। इंटरनेट जो आया, इंटरनेट के जरिए जो बहुत सारी चीजें आई, वो क्यों आई? वो इसलिए आई क्योंकि आपके गेट के निगोशिएशंस में कल्चरल प्रोडक्ट के बारे में थर्ड वर्ल्ड के देशों और विकसित देशों के बीच में एग्रीमेंट नहीं हो पाया। गेट के एग्रीमेंट में जब एग्रीमेंट नहीं हो पाया और सांस्कृतिक प्रोडक्ट बेचने से, उस पर समझौता करने से तीसरी दुनिया के देशों ने मना कर दिया, तो वैसी स्थिति में पहली बार यह चीज हुई कि इंटरनेट आया। और इंटरनेट आने के बाद में पहला काम क्या हुआ? पहला काम यह हुआ कि आपके पास में थे कुछ गाने, आपने अपलोड कर दिए, कॉपीराइट का उल्लंघन हुआ, आपकी जो रॉयल्टी का उल्लंघन हुआ, और यह चीज फिर लगातार बढ़ती चली गई। और अब इसने एक नई फॉर्म ग्रहण कर ली। इसने हुआ यह कि ये बहुत जटिल पूरा प्रोसेस है कि गेट के नेगोशिएशन का ब्रेक करना, इंटरनेट का आना, और इस तरह से अबाध सूचना प्रवाह अनियंत्रित, जो कि नियम के परे है। जैसे आपने कोई चीज लिखी, तो गूगल को कोई राइट नहीं है कि वो आपकी चीज से कमाए, क्योंकि कॉपीराइट एक्ट के तहत आप उसके मालिक हैं।
लेकिन जो वहां पर जो सर्च में जो जा रहा है वो उसका पैसा किसे मिलेगा? गूगल को मिलेगा, आपको तो नहीं मिल रहा। लिख तो मैं भी रहा हूं, मुझे तो नहीं मिल रहा है। तो इसका जो इंटेलेक्चुअल जो जिसे क्या प्रॉपर्टी का जो अपहरण है, एक तरफ मुक्त सूचना प्रवाह है, अव्यक्ति की आवाज स्वतंत्रता है, और वहीं दूसरी तरफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपहरण। ये चीजें एक साथ चल रही हैं। आप एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये चीजें अल्टीमेटली जहां जाके सबमर्ज करती हैं वो ये कि जब स्वतंत्रता के अपहरण में ये सबमर्ज करती हैं। शुरुआत हुई थी अरब क्रांति से, लोग बहुत खुश थे, सरकार बनी। कहां गई वो सरकार? किसी को मालूम है इजिप्ट की सरकार कहां गई? कितने लोगों को फांसी लगी, कितने लोग जेल में डाल दिए गए, इलेक्टेड गवर्नमेंट बिल्कुल डिमोलिश करके। मैं बिल्कुल मुस्लिम ब्रदरहुड को पसंद नहीं करता, लेकिन ये किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को टॉपल करने का आर्मी को कोई राइट नहीं हो सकता, लेकिन ये उसका एक लॉजिकल कल्मिनेशन है, जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये जो मुक्त सूचना प्रवाह है, मुक्त सूचना प्रवाह का जो कोल्ड वार की राजनीति से संबंध है, इसका जो अल्टीमेट लक्ष्य है वो ये है कि वो अल्टीमेटली ऊपर से दिखती है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बनाए रख रही है, लेकिन अल्टीमेटली वह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ही नष्ट कर देती है। हमारे यहां उसका बहुत बृहद रूप में एक्सपेरिमेंट चल रहा है, मैं उसके डिटेल्स में नहीं जाना चाहता। मैं जो चीज आपसे शेयर कर रहा हूं वो ये कि ये जो सिटीजन जर्नलिज्म है, इस सिटीजन जर्नलिज्म का एक आइडियोलॉजिकल बड़ा फ्रेमवर्क भी है जिसकी तरफ हमारी नजर नहीं है। मसलन तुलसीदास की रामायण अगर गूगल ने गूगल बुक में अपलोड की है तो उसकी कॉपीराइट या उससे जो अर्निंग है वो अर्निंग भारत को मिलनी चाहिए, भारत के लेखकों को मिलनी चाहिए, लेकिन वो भारत के लेखकों को नहीं मिलती, उसकी अर्निंग मिलती है गूगल को। ये मेरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अपहरण हुआ, जो कि गलत है। लेकिन ओपन प्लेटफॉर्म, ओपन कम्युनिकेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, इसके नाम पर ये सारी चीजें हैं। तो इसमें कंट्राडिक्टरी चीजें भी हैं। एक तरफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, दूसरी तरफ आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अपहरण और आपके स्वतंत्रता के खो जाने का खतरा भी है, खतरा भी है। ये ना समझे हमको लोग कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का इसमें संरक्षण मिल रहा है। जी नहीं, बिल्कुल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का संरक्षण नहीं मिल रहा है। सरकार इसमें कोई मदद नहीं कर रही, कोई सरकार मदद कर ही नहीं सकती, क्योंकि इंटरनेट बियॉन्ड कंट्रोल्ड है। तो जो बियॉन्ड कंट्रोल्ड है, वो कानून के परे है, उसको आप नियमित कैसे करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि पॉर्न वेबसाइट बंद कर दी जानी चाहिए। सरकार लागू नहीं कर सकती क्योंकि वो तो चलती कहीं और से है ना, तो वो आपके हाथ में नहीं है, आप उसे रोक नहीं सकते। अगर कोई वेबसाइट कनाडा से संचालित हो रही है तो आप उसे यहां ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तो जो चीज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, यह कि यह आवाज सूचना प्रवाह का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि सिटीजन जर्नलिज्म में चला आया, यही आवाज सूचना प्रवाह का कॉन्सेप्ट बड़ी डिबेट का हिस्सा था गेट के निगोशिएशंस में, कि मीडिया में आवाज सूचना प्रवाह को हम माने या न माने। सिर्फ रेफरेंस के तौर पर बता रहा हूं, मैकब्राइट कमीशन की रिपोर्ट में डिटेल्स में इस बात पर थॉरोली विचार किया गया और कहा गया कि नहीं, यह चीज खतरनाक है और इससे राष्ट्रीय संप्रभुता को खतरा पैदा हो सकता है। अब आप यहां से देखिए चीजें, अगर आप एक बड़ा उसका एक कैनवास बनाएंगे तो उसके अनेक लेयर दिखाई देंगे। वो खाली एक रिपोर्टिंग का हिस्सा नहीं है। रिपोर्टिंग एक बहुत छोटी चीज है, रिपोर्टिंग एक बहुत छोटी चीज है। बड़ी चीज क्या है? बड़ा जो कैनवास बन रहा है इसका, जिसके तहत ये आ रही है। अब आप यहां से देखिए कि एक तरफ नागरिक पत्रकारिता बढ़ रही है, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमले सबसे ज्यादा हो रहे हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की वजह से लोगों के ऊपर केस सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं। यहां तक कि यूएपीए के तहत भी केस लगाए गए। ये जो चीज है, ये चीज वही है जिसकी मैं आपसे जिक्र कर रहा हूं कि इसमें एक संकट यह है कि ये सीधे सीधे आपको एक ऐसे नर्क में ले जाएगी अल्टीमेटली, क्योंकि इसके पीछे कोल्ड वार की राजनीति काम कर रही है, नागरिक की राजनीति काम नहीं कर रही है। नागरिक की राजनीति उसका एक छोटा सा आवरण भर है।
छोटा सा आवरण भर है। और यही वजह है कि पूरे मतलब इजिप्ट में, लीबिया में, इराक में, इन तमाम देशों में, ईरान में, इवन ईरान में सबसे ज्यादा किसका नुकसान हुआ? वही लोग मारे गए ना जो सिटीजन जर्नलिस्ट थे, उनको चुन चुन के बिल्कुल मौत के घाट उतारा गया। सबसे ज्यादा टारगेट सिटीजन जर्नलिस्ट कहां बने? चाइना में। सबसे बड़ा नेटवर्क है, लेकिन सबसे ज्यादा टारगेट चाइना में बनाए गए। इसलिए जो मैं चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो सिटीजन जर्नलिज्म में जहां एक स्पष्ट अभिव्यक्ति की आजादी की संभावनाएं हैं, वहां इसके आइडियोलॉजिकल खतरे भी हैं जिनको हमें अंडरस्टिमेट नहीं करना चाहिए। अभी स्थिति है कि हमारे यहां अवेयरनेस नहीं है, डिस्कशन नहीं है। आपने बड़ी मुश्किल से एक बातचीत रख ली, हम लोगों ने बातचीत कर ली। बातचीत करने के लिए लोग नहीं है, लोगों के बीच में विषय की चेतना ही नहीं है, विषय को जानते ही नहीं है। वो जिस विषय पर लिख रहे हैं उसकी चेतना ही नहीं है। जिस देश में, आप ये बताइए, वहां आप ये बात किसे समझाएंगे कि गैट के निगोशिएशन के ब्रेक करने का कितना गहरा इंपैक्ट हुआ है मेरे ऊपर? ये बहुत गंभीर बात है और कर रहे हैं आप। अब अगर हम देखें, फिर लौट के आए कि अपने लोकतंत्र में या लोकतांत्रिक जो भी व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में भी एक जो ये इम्पोर्टेंट बात है जिसमें अभिव्यक्ति के अविरत प्रवाह को जगह दी गई या उसको मान्यता दी गई, जगह है। लेकिन आज की तारीख में अगर हम देखें, भारतीय लोकतंत्र का परिप्रेक्ष्य है हमारे सामने और उसका जो मीडिया परिदृश्य है वो भी है। तो ऐसे में आप जो है यहाँ नागरिक पत्रकारिता को कैसे देखते हैं? मोटे तौर पे आप देखिए, मुझसे अगर पूछें तो मैं नागरिक पत्रकारिता को बहुत ही गंभीरता से ले रहा हूं और मैं बहुत उसमें खतरे देख रहा हूं। नागरिक पत्रकारिता के नाम पर पृथकतावादी भी पत्रकारिता कर रहे हैं, सांप्रदायिक लोग भी पत्रकारिता कर रहे हैं, तमाम किस्म के आतंकी ग्रुप भी पत्रकारिता कर रहे हैं। ये एक सबसे सीरियस जगह है कि आपके पास में कोई स्पेस, जैसे मैंने आपसे कहा, आपने हुआ यह कि सबके लिए खोल तो दिया है कि सब कर सकते हैं, लेकिन आपने इसमें ये अवेयरनेस नहीं है, समाज में अवेयरनेस नहीं है, राजनीतिक दलों में अवेयरनेस नहीं है, राज्य सरकारों में अवेयरनेस नहीं है कि वे किन चीजों को बढ़ावा दें और किन चीजों को थोड़ा सा डिस्करेज करें, रोकें। ये अवेयरनेस अगर नहीं होगी, यहां क्या है कि यह ब्लाइंडली सब चीज चलती है, या तो वो आपके पक्ष में होंगे या आपके विपक्ष में होंगे। वो चीज नहीं होनी चाहिए, वो चीज नहीं होनी। मैं सिर्फ उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक नमूना बताना चाहता हूं। बुरहान वानी वाला जो केस है, बुरहान वानी वाला जो कश्मीर का केस है, वो कश्मीर का वो फेसबुक पर लिखता था, वो प्रैक्टिशनर टेररिस्ट नहीं था, लेकिन टेररिज्म के पक्ष में फेसबुक पर कंटिन्यूअसली वो सिटीजन जर्नलिस्ट हो गया। वो सरकार के लिए भी खुफिया इंफॉर्मेशन देने का काम करता था। अल्टीमेटली वो क्या हुआ कि सेना के लोगों को तो मालूम नहीं, उन्होंने पकड़ा, उसे एनकाउंटर में मार दिया। क्या हुआ? सारा कश्मीर पूरा सड़कों पर उतर आया। नंबर एक जो खतरा है, जहां से आप समझिएगा। एक और घटना बता रहा हूं आपको, ये जो मतलब 2005-6 में लंदन में जो बम विस्फोट की घटना हुई, उस लंदन में बम विस्फोट की घटना में जो विक्टिम बना, एक निर्दोष भारतीय विक्टिम बना, अपराधी बना। वहां की पुलिस ने, वहां के सीआईडी डिपार्टमेंट ने खोज शुरू की कि कौन लोग हैं जो कि बम के इस कांड में होंगे शामिल। अब इंटरनेट पर सर्च किया गया तो मालूम पड़ा एक लड़का था जो कि लाइब्रेरी जाता था, लाइब्रेरी से हमेशा जो किताब निकालता था वो बम पर पढ़ने की किताबें निकालता था, बम कैसे बनाए जाएं, बम किस तरह के बनाए गए, वही किताबें पढ़ता था। वो लड़का टेररिस्ट नहीं था, उस लड़के ने कभी किसी को जीवन में गाली नहीं दी, उसने अपराध नहीं किया, वो उस प्लेटफॉर्म पर नहीं गया जहां पर कि बम विस्फोट हुआ लंदन में, मेट्रो में। वह लड़का पकड़ के बंद कर दिया गया और उसका अपराध यह था क्योंकि उसकी तमाम जितनी भी सूचनाएं थी इंटरनेट से, वो सारी बम से रिलेटेड थी, वो बम के बारे में पढ़ता था, उसका शौक था। अब एक हॉबी के नाम पर एक लड़का पकड़ के बंद कर दिया गया, उसे 25 साल की सजा बोल दी सरकार ने, कोर्ट ने। अब समझिएगा, अब यह है दिक्कत।
इंटरनेट के जरिए जो सर्चिंग शुरू होती है, जो कि स्पॉन्टेनियस सर्चिंग है, जिसमें कि विवेक का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें कि वैल्यूज का इस्तेमाल नहीं होता, जिसमें छटनी नहीं है, छानबीन नहीं है। हम और आप अभी आराम से बात कर रहे हैं, लेकिन ये देशद्रोही भी बातचीत हो सकती है घोषित। अब ये जान लीजिए, ये रिस्क इन्वॉल्व है। तो ये रिस्क जो आ रही है, यहीं पर इस सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है, जो भी डेमोक्रेटिक सरकारें हो उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वे लोकतांत्रिक अधिकार और जो गैर लोकतांत्रिक संगठन है और व्यक्ति हैं उनके अधिकार, इनमें फर्क करें। सब एक लकड़ी से नहीं हाके जा सकते। हुआ ना अमेरिका में, उन्होंने लिस्ट बना दी एयरपोर्ट पर, तो जितने भी हुसैन थे, सद्दाम हुसैन की वजह से जितने भी हुसैन थे सबके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं, जितने भी मुसलमान है सबके कपड़े उतरवाए जा रहे हैं। अब चाहे जो भी आए, उसमें शाहरुख खान भी शामिल है, उसमें हमारा राष्ट्रपति भी शामिल है, सबको की चेकिंग होगी, कोई प्रोटोकॉल मेंटेन नहीं होगा। सो इसमें यह खतरा है, जान लीजिए आप, ये क्योंकि ये इंटरनेट से कनेक्टेड है ना, ये इसमें यह खतरा है कि आपकी स्वतंत्रता का अपहरण इनबिल्ट है, इनबिल्ट है, इसमें जान भी जा सकती है। नागरिक, ये जो पेशेवर पत्रकारिता थी उसमें यह खतरा नहीं था, क्योंकि बहुत सारी छटनी जो है संपादक के यहीं हो जाती थी। अधिक से अधिक होता था तो कोई मुकदमा हो गया तो जाके संपादक माफी मांग लेता था, किस्सा खत्म हो जाता था। यहां स्थिति है कि यहां पर लिखने वाले को माफी मांगने का मौका ही नहीं मिलता। असम में आप जान लीजिए, सिर्फ नए नागरिकता कानून का विरोध करने की वजह से 100 से अधिक लोगों पर, जिनमें के लेखक अधिक से अधिक हैं, उन पर सिर्फ विरोध करने की वजह से यूएपीए पर केस लगा दिए गए। एक साधारण नागरिक मतलब पत्रकारिता का हिस्सा है कि हम एक बयान दें और वो इंटरनेट पर छपे, ये सामान्य सी चीज है। लेकिन ये जो इसमें जो इनबिल्ट जो जिसको मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, वो ये इनबिल्ट खतरा ये है कि इसमें डिक्टेटरशिप को इससे ज्यादा मदद मिली है। नागरिक अधिकारों का अपहरण ज्यादा हुआ है जहां पर यह चीज ज्यादा संप्रसारित हुई है। और ये चीज, ये भारत में भी है, ये चीज हमने अमेरिका में भी नोटिस की। 9/11 के बाद में, 9/11 के बाद में जो सबसे बड़ी चीज आई वो क्या चीज आई? पैट्रियट एक्ट आया। और पैट्रियट एक्ट के आने के बाद में सारी नागरिक पत्रकारिता गायब हो गई और वो एकदम कम्युनल पत्रकारिता में बदल गई। ईसाई फंडामेंटलिस्टों ने पूरा कंट्रोल कर लिया उसे, और सारे लोगों को किसके पक्ष में खड़ा कर दिया? पहले लोग युद्ध का विरोध करने के लिए सड़कों पर निकलते थे, अमेरिका में हर शहर में जुलूस निकलते थे, लाखों लोग पार्टिसिपेट कर रहे। लेकिन पैट्रियट एक्ट के आने के बाद उसमें यह प्रोविजन था कि यूनिवर्सिटी का कोई भी छात्र और कोई भी शिक्षक, कोई भी कर्मचारी अगर किसी जुलूस में भाग ले तो उस पर केस कर दो, पैट्रियट एक्ट के तहत। तो अचानक मालूम पड़ा युद्ध विरोधी जो जोश था वो सारा अमेरिका का गायब हो गया। तो वो जो 9/11 की घटना के बाद में जो रिएक्शन शुरू हुआ नागरिक पत्रकारिता का, वो अल्टीमेटली कल्मिनेट किया ईसाई फंडामेंटलिज्म में। मैं जो चीज आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये एक खतरा है कि नागरिक पत्रकारिता वो फंडामेंटलिज्म की दिशा ग्रहण कर सकती है, वो नागरिक अधिकारों के अपहरण की दिशा ग्रहण कर सकती है। इसकी पूरी संभावना है कि आपकी जान भी जा सकती है। ये जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिन लोगों ने सूचनाएं प्राप्त करने की कोशिश की, आप पिछले 10 साल की लिस्ट उठा के देखिए, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत काम करने वाले दसियों एक्टिविस्ट मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। उनका कोई अपराध नहीं था, वो खाली सूचना एकत्रित करते थे और वो पब्लिश करते थे, जो कि सिटीजन जर्नलिज्म का एक छोटा सा हिस्सा है ये। तो ये उसके जो है ये डेंजर जोन है। उसमें वो खाली जिसे कहे कि रोमांटिसिज्म नहीं है व्यक्ति की स्वतंत्रता का उसमें बहुत गंभीर खतरे भी इन्वॉल्व हैं। उन गंभीर खतरों के बारे में बात हो तो ज्यादा अच्छा होगा। बस ये इतना ही रख लें आज। जी नहीं, बहुत अच्छा, बहुत कई सारे पहलुओं पर हम लोगों ने बात की। बस अंतिम बात इस तरह से रखेंगे कि लोकतंत्र के लिए भी या समाज के लिए भी अभी भी जो पत्रकारिता की एक जो व्यवस्था बनी हुई है, अगर वो ठीक से काम करे तो वो ज्यादा
क्रेडिबल है समाज के लिए भी और वो समाज में रहने वाले लोगों के लिए भी, कि अगर वो ऐसा कुछ कहते हैं, जैसे आपने अभी उदाहरण भी दिया कि उसमें एक संपादक जिम्मेवार है और वो जिम्मेवारी से चीजों को चुनता है और उसको जगह देता है। तो उस पर अभी भी विश्वास है, वो अभी भी ज्यादा विश्वसनीय है बनिस्बत। ये ठीक है कि नागरिक पत्रकारिता के जो स्वतंत्र प्लेटफॉर्म है उसमें ज्यादा कहने, ज्यादा बोलने, ज्यादा स्वतंत्रता की गुंजाइश है, लेकिन जो एक सुरक्षित और व्यवस्थित और विश्वसनीय जो जगह है वो आज भी एक तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया के प्लेटफॉर्म है। ये हम कह सकते हैं क्या? अंतिम बात की मैं मतलब वो एक पहलू है उसका। असल में नागरिक पत्रकारिता का जो सबसे बड़ा जो चैलेंजिंग एरिया है वो ये है कि डेमोक्रेसी को कैसे रक्षा की जाए, नागरिक अधिकारों की कैसे रक्षा की जाए। अब मुश्किल यह है कि वे जो लोग नागरिक ये सिटीजन जर्नलिज्म में लगे हुए हैं वे कितना नागरिक अधिकारों की रक्षा की चेतना और उसके साथ जुड़े हुए संगठनों का निर्माण कर पाते हैं। हमारे यहां जो डेमोक्रेसी के लिए अकाउंटेबल ऑर्गेनाइजेशन है वे सिटीजन जर्नलिस्ट की रक्षा के लिए आगे नहीं आते। यह गैप अभी भी बना हुआ है। मैंने आज तक कभी किसी भी व्यक्ति के यहां जो कि सिटीजन जर्नलिस्ट हो, जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जिसने काम किया हो और लिख रहा हो और उसकी हत्या कर दी गई हो, मैंने उसके लिए किसी भी सरकार की तरफ से कोई मदद की मैंने घोषणा नहीं सुनी, किसी संरक्षण की घोषणा नहीं सुनी। वे लोग जो राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत तरह तरह से नीचे उत्पीड़न झेल रहे हैं, उनकी यानी ये जो गैप बना हुआ है ना, लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने वाले जो राजनीतिक दल हैं वे जब तक सिटीजन जर्नलिज्म को प्रोटेक्ट नहीं करते, वे सहयोग नहीं देते। आप सिटीजन जर्नलिज्म जो है वो एक तरह से अनाथ जर्नलिज्म है भाई। न तो इसके पास कैपिटलिस्ट है, न इसके पास फ्यूडलिस्ट है, न इसके पास में इंपीरियलिस्ट है। ये बेचारा एक नागरिक है और एक छोटा सा नागरिक है, कोई भी आगे इसको धमका जाएगा नहीं। सिटीजन जर्नलिज्म जानती हो तब बनता है जबकि कम्युनिटी या तो उसकी रक्षा के लिए उतरे, जैसे चाइना में है। चाइना में आप जान लीजिए कि चाइना में आज की डेट में भी सारी पाबंदियों के बावजूद अगर मान लो किसी ब्लॉगर को पुलिस उठा के ले जाती है तो वहां यह है कि वो लेखक ब्लॉगर जो है वो लगातार मैसेजिंग करते हैं और थाने पर विदिन आवर 5000 लोग पहुंच जाएंगे। यहां स्थिति यह है कि अगर ब्लॉगर पकड़ गया या सिटीजन जर्नलिस्ट पकड़ गया तो कोई जमानत के लिए नहीं आएगा, घर वाले ही डिसोन कर देंगे उसे। चाइना में इतने रिप्रेशन के बावजूद, मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि चाइना ने अपना सैटेलाइट और दूसरी चीजों के जरिए ही सोशल मीडिया वहां चलता है। बाकायदा अमेरिका ने एक फ्री कनेक्शन दिया हुआ है, फ्री सैटेलाइट दिया हुआ है जिससे कि नागरिक अधिकारों के लोग जुड़े हुए हैं। तो वे तत्काल मैसेजिंग करते हैं, और वो मैसेजिंग इतनी भयानक होती है कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी के बिल्कुल हाथ पैर फूले हुए हो रहते हैं। इसलिए वो किसी पकड़ते भी है किसी को तो वहां ऐसा नहीं होता कि वहां कोई पहुंचेगा ही नहीं, शहर से दसियों हजार लोग थाने पर पहुंच जाएंगे। हमारे यहां ये अवेयरनेस नहीं है। दिक्कत यह है कि ये सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए अगर समुदाय उसकी सुरक्षा के लिए उठ के खड़ा नहीं होगा, वो सचेत नहीं होगा, तो ये नागरिक पत्रकारिता तो वैसे ही मर जाएगी। ये तो वैसे ही मर जाएगी क्योंकि इसकी तो कोई मतलब जिसे माई बाप है नहीं इसका। तो नागरिक पत्रकारिता वहीं जिंदा रही है जहां की जनता उसके साथ खड़ी रही है। चाइना का एग्जाम्पल मैं जानबूझ के दे रहा हूं। चाइना में जितनी बड़ी कम्युनिस्ट पार्टी की सेना है इंटरनेट पर, तकरीबन 7.5-8 लाख लोग काम करते हैं होल टाइमर की तरह उनके, जो एक एक ब्लॉग, एक एक पोस्ट पर नजर रखते हैं कौन कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ लिख रहा है। उसको वो हैकल करते हैं, उसको वो डाउन करते हैं, उनको वो कोशिश करते हैं गिरफ्तार करें। लेकिन लोगों ने भी अपना एक नीचे जो है ना नेटवर्किंग की हुई है कि कोई घटना घटती है तो वो सामूहिक प्रतिवाद के लिए जनता थाने पहुंचती है, लोगों को छुड़ाती है, लड़ते हैं वो लोग। इसलिए ये दोनों चीजें जरूरी हैं।
नागरिक पत्रकारिता भी जरूरी है, दूसरी है कि सामुदायिक चेतना इसके संरक्षण के लिए जरूरी है। बिना सामुदायिक चेतना के आप नागरिक पत्रकारिता को बचा नहीं सकते और इस नागरिक को बचा नहीं सकते आप। ठीक है सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने ये समय निकाला और Thank you. इस विषय के विविध पहलुओं पर और कई सारे उदाहरण आपने बहुत ही जैसे चाइना का अनुभव तो बिल्कुल ही मेरे लिए नया है, वहाँ के मीडिया के बारे में, वहाँ के समाज के बारे में नहीं, मैंने एक जमाने में जब वो बहुत सारी चीजें चल रही थी, मैंने लिखा भी था और डिटेल्स में भी लिखा था। अच्छा। मेरा सिर्फ मेरा कहना यह है कि जो लोग मतलब ये नागरिक पत्रकारिता के अपने बेसिक्स हैं, उसमें बेसिक पहला यही है कि नागरिक और समुदाय के बीच में एक डायलेक्टिकल रिलेशन होना चाहिए। वो समुदाय के लिए लिख रहा है, समुदाय उसके लिए खड़ा होना चाहिए। अब जैसे हुआ ना, जो वेबसाइट के लोग एक्टिव थे किसान आंदोलन के लिए, तो किसान आंदोलन ने भी उनकी मदद की। वो एक एक्सपेरिमेंट यहां सक्सेस रहा, वो सक्सेस रहा। वो तो एक जर्नलिस्ट जो है, जो कि नौकरी से निकाल दिया, बेचारा बेरोजगार था, वो सोच रहा था मैं क्या करूं, अजीत अंजुम, वो बिल्कुल हिट कर गया क्योंकि उसने एक आंदोलन पकड़ दिया और आंदोलन में उसे संरक्षण दे दिया। आप समझ मेरी बात? तो ये जो चीज है ना, समुदाय का संरक्षण बेहद जरूरी है। बिना इसके आप नागरिकता को और नागरिक पत्रकारिता को आप नहीं बचा सकते, नहीं बचा सकते। बिल्कुल। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।